बच्चे कैसे हो भाई? अच्छा, हम भी हैप्पी हैप्पी। सब रेडी हैं? अच्छा, तो सुबह क्या हुआ है? कौन सा सब्जेक्ट हुआ मतलब? ज्योग्राफी चल रहा है। शायद पॉलिटी फंडामेंटल्स की क्लासेस थी तो वो नहीं हो पा रही है। अच्छा, सही। सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक क्लास को सुनेंगे और आराम से। आज मुगल साम्राज्य आप लोग पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी, किस तरीके से मुगल डायनेस्टी हिंदुस्तान के ऊपर स्थापित हुआ। और मुगलों के शासन सत्ता को जब कभी आप लोग पढ़ते हैं, मुगलों के साम्राज्य को पढ़ते हैं, मुगलों को हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में मुगलों को आज भी याद किया जाता है। कोई स्वेच्छाचिक रूप से आप लोग उसको याद कर लेता है, कोई राजनीतिक रूप से याद कर लेता है, कोई धार्मिक रूप से याद कर लेता है। लेकिन मेरे बच्चों, ये समझने की बात है कि हिंदुस्तान के अगर मुगल सत्ता अगर मैं बात करूं, तो मुगलों ने हिंदुस्तान को दिया तो बहुत कुछ है। लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूं कि हिंदुस्तान जो एक सोने की चिड़िया कभी हुआ करता था, उस सोने की चिड़िया को मिट्टी और रेत का घर बनाने वाले भी मुगल ही थे। यदि मुगलों का वर्चस्व जिस तरीके से था, वो अगर जिंदा रखते तो शायद आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक लेवल जो था वो बहुत ज्यादा अपग्रेड होता। और दूसरी चीज मानना यह है कि मुगलों का शासन एक ऐसा भारतीय इतिहास के अंदर दर्ज है कि अगर मुगलों ने लाल सागर के अंदर से मोती मांग लिया तो उनको वो मिलता था। अगर मुगलों ने समंदर के अंदर घर बनाने की इच्छा अगर कर ली तो वो घर बन जाता था। मुगलों का वो नाम हुआ करता था, मुगलों की वो आधिपत्य, अर्थात कह सकते हैं कि मुगलों ने हिंदुस्तान को ऐसी वैश्विक धरोहरें भी दी हैं जिन्हें हिंदुस्तान आज भी अपनी गाथाओं के रूप में याद करता है। जिसमें से दुनिया के अंदर अर्थात विश्व प्रसिद्ध माने जाने वाला ताजमहल भी मुगलों की देन रहा। उसके बाद में हिंदुस्तान के ऊपर जब कभी हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी, या आपका जो है कोई भी उपलक्ष्य ऐसा होता है, या वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को कोई मैसेज देना होता है हमको, तो आज भी हम लाल किले की झंडे प्रचीर से ही हम लोग जो है सारी चीजें करते हैं। आप लोग को मालूम है कि हिंदुस्तान में लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। हमें अपनी देश की स्वतंत्रता या गणतंत्रता को जब हम याद करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि लाल किले की प्रचीर से झंडा, वो लाल किला भी मुगलों की देन है। दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद भी मुगलों की देन है। ठीक है। और कहने का मतलब यह है कि बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, न जाने ऐसे कितने वैश्विक धरोहर, अर्थात कहने का मतलब यह है जहां पर आज बाबरी मस्जिद के लिए लड़ा जाता है। कोई कहता है कि बाबरी मस्जिद है, कोई कहता है यहाँ पर जो है श्री राम जन्मभूमि है।
वो बाबरी मस्जिद भी मुगलों का ही एक विवादित क्षेत्र है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में मुगलों ने एक नहीं, एक के बाद बहुत सारे किले दिए ऐसे जो भारतीय इतिहास में आज भी मौजूद हैं और हजारों साल से उनकी। लेकिन एक विश्व प्रसिद्ध जो है आपके हिंदुस्तान में विदेशी सैलानी देखने के लिए जो आते हैं, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा पार्ट इकोनॉमी का उससे पूर्णतः किया जाता है, पूरा मिलता है, जिसका नाम आपने देखा होगा, मोहब्बत की एक निशानियों में से माना जाने वाला एक ताजमहल। ठीक है, बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया। इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे, ताजमहल की प्रॉपर जब शाहजहां को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ मुगलों की बात करते हैं। तो आज सभी बच्चे ये जानेंगे कि मुगल जो स्थापना हुई है, आखिर ये मुगल हिंदुस्तान में कैसे आए, कहां से आए, और आखिर इन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान को डिस्पैचेज किया, ये आप जानेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये हिंदुस्तान का एक मैंने थोड़ा सा मैप बना लिया है चीजों को समझने के लिए। हिंदुस्तान में समझने के लिए बहुत कुछ है और ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मेरी बात ध्यान रखना कि यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। छोटे बच्चे की तरह समझते चले जाना। किसी बच्चे को डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बेधड़क खड़ा होकर पूछ सकता है, नो डाउट। ओके, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो उसके बाद में पाकिस्तान, ये एरिया जो है ये पाकिस्तान का है, और इसके यहां पर जो एरिया बैठेगा इधर वाला, ये कौन सा है? ये अफगानिस्तान है। याद रखना कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि अफगानिस्तान जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान तो अभी 14 अगस्त 1947 को ही आपको पता है कि डिवीजन करके हिंदुस्तान के पार्ट में से इसको बना दिया। ठीक है, इसे रखो, इधर देखो, पहले क्लास पढ़ाई जा रही है, कोई भी लिखने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, है ना? फिर बाद में जो है लिखते रहना, यह लिखने की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी तुम लोगों को बाद में, अभी तो सुन लो ना। ठीक है, हाँ। अफगानिस्तान, मैंने बताया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये जानते हैं आप। अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा। मैंने बताया था कि मौर्य सम्राट अशोक के समय से अफगानिस्तान जो काबुल, हेरात, कंधार, काबुल हुआ करते थे, ये भारत के हिस्से में आते थे। तो भारत एक विशाल साम्राज्य था भारत के पास, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब हम उसको छोड़कर के यहाँ पर मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, और मुगल आखिरकार कहां से आए, कैसे निकले, क्या हुआ। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिएगा, ये मुगल जो है, एक शब्द आता है मोंग। क्या आता है? मोंग। अंग्रेजी में इसको कहेंगे MONG, मोंग। ठीक है, ये तो ये मोंग अर्थात मुगल जो है, इसकी अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ रूप दूंगा मैं, तो इसका मतलब होता है बहादुर। क्या होता है बेटा इसका मतलब? बहादुर। बहादुर वो होता है जो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में लड़ने में सक्षम होता है, चीजों में एकदम आगे आता है, निडर, जिसके अंदर डर नहीं होता है। समझ रहे हो? वो लोग कौन होते हैं? बहादुर। तो मुगल जो है, अर्थात मुगल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो मीन है, वो है बहादुर। अब बहादुर कैसे पैदा हुए, कैसे हुए? तो सबसे पहले समझना कि मुगल आए कहां से। मेरे प्यारे बच्चों, समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप मुगल वंश के अंदर इसके संस्थापक के रूप में पूछेंगे कि भैया ये बताइएगा कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर। तो पहला मुगलिया सल्तनत का शासक कौन था? आवाज आनी चाहिए, और जिसके होठ हिलते नहीं दिखाई दिए वो अकेला हिलते हुए दिखाई देगा, फिर ध्यान रख लेना मेरी बात। हाँ, मुगल सल्तनत का पहला संस्थापक कौन है? देख लो कौन है। सबकी आ रही है, ठीक, कोई नहीं, ठीक। तो बाबर जो है वो मुगलिया सल्तनत का पहला शासक है। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मार काट करने वाले, आपने सुना होगा, चंगेज खां का नाम आता है और तैमूर लंग का नाम आता है। समझ रहे हो? किसका नाम आता है? चंगेज खां और तैमूर लंग। तैमूर लंग जो था वो लंगड़ा था, आपको मालूम होगा, लेकिन जब 1398 में 1398 वो दिल्ली के अंदर आया, तो उसने दिल्ली के अंदर वो तबाही मचाई थी कि हिंदुस्तान में इससे पहले कभी इतने कत्ल नहीं हुए थे। अब कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में मौर्य सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ा था,
उसमें बड़ा नरनसार हुआ, लेकिन एक दिन के अंदर इसने इतने लोगों को कत्ल करा दिया कि दिल्ली की नालियों में पानी की जगह खून नजर आता। तो इतना बड़ा खूंखार था तैमूर लंग। और चंगेज खां जो आप रहे हैं, पहले से आपको मालूम है या नहीं मालूम है, तो इतिहास में आपने बड़ा खूंखार नाम सुना होगा, चंगेज खां, जो मंगोल थे। ठीक है, चंगेज खां कौन था? मंगोल। और मंगोलों से संपूर्ण भारत को खतरा नहीं, पूरे आपका जो है मध्य एशिया को लेकर के सबको जो है पूर्वोत्तर एशिया तक उसका खतरा था। और ये उन्हीं दोनों का वंशज था। कौन? बाबर। कौन था? जिसके इसके अंदर जो खून था वो इन दोनों वंशों का मिला हुआ खून था। ठीक है, अब दोनों वंशजों का कैसे खून था? ऐसा तो नहीं है किसी का खून निकाल के मिला के बना दिया आदमी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक वंशज से मतलब कि तैमूर वंशज, ये रखेंगे तैमूर वंश, और दूसरा है आपका, ठीक है, चंगेज वंश। तो चंगेज वंशज या आपका तैमूर वंशज, ये दो तरफ ले लीजिएगा। अर्थात कहने का मतलब और तात्पर्य यह है कि अगर आप बात करेंगे बाबर की, तो बाबर जो वास्तविकता में था पिता की तरफ से, इसका जो पिता था, ठीक है, वो तैमूर वंशज का था। कौन था? इसका पिता जो था वो तैमूर लंग का पोती पोतों में से आ गया, नाता नाती में से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब कि दादा का खून किसका माना जाता है? दादा का। नानी का खून नहीं माना जाता है। नाना नानी से कोई संबंध नहीं होता है। कैसे नहीं होता? नानी नहीं होती है वो, है? लेकिन खून का संबंध नहीं होता है। समझ रहे हैं? संबंध तो होता है लेकिन खून का संबंध नहीं होता है। तो इसके जो पिता थे वंशज में, वो तैमूर वंशज था। अब तुमको पता है तैमूर तो लंगड़ा था और खूंखार था। लंगड़ा, लूला, अंधा, काणा, भेड़ा, ये जो होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। कोई बुरा ना माने अगर कोई हो तो, ठीक है। हाँ, कोई है क्या? हर व्यक्ति तो नहीं होता है, क्योंकि पांचों एक उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा, ज्यादातर आपने देखा ही होगा, बिल्कुल टेढ़ी बात करेगा, उसके अंदर जेनेटिक कोड सिस्टम, उसके अंदर जो एक लंग्स कोई भी कम है, मतलब एक पार्ट उसके अंदर, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो बस गुस्सा और यही मटर धुन दिमाग की पड़ाता रहता है। इसलिए ऊपर वाला भी उसको ऐसी बना लेता है फिर, है ना? तो ऐसा होता है अक्सर। तो बड़ा खूंखार था तैमूर वंश से। और माता, मतलब माता, इसकी जो माता थी, ठीक है, वो कौन थी? चंगेज वंशज। अब माता, लेकिन इसके अंदर एक समस्या थी बाबर के अंदर। बाबर के अंदर समस्या ये थी, ये सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देता था वो अपनी माता श्री को देता था। किसको देता था? अर्थात माता के संचालन के कदमों को ही प्रेफर करता था। ये जो माता के अकॉर्डिंग था, ज्यादातर अपनी मां को, तैमूर वंशज को इतना ज्यादा नहीं करता था। अब समझने वाली ये बात है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कहेंगे कि माता के वंशज से कौन सा नंबर था, तो याद रखना कि 14वां नंबर जो होता है वो इसकी माता के रूप में आता है, और जो पिता वंशज से ये था चौथा। ठीक है, सॉरी, पिता वंशज से कितने में नंबर पे आता है ये मैं आपको बता देता हूं। पिता वंशज से आता है, ये आपको बता दूं, ठीक है, ये आता है 5वें नंबर पे, इधर से 5वें पे, और इधर से 14वां नंबर आता है। मतलब ये समझ नहीं पा रहे होंगे बच्चे कुछ कि ये 14वां और 5वां नंबर कैसे दे दिया, है ना? जैसे कि तैमूर इसका पिता, फिर उसके बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरीके से इसका 5वां नंबर था। कितना नंबर था बाबर का? 5वां। मतलब पोता पड़पोता पोता ऐसे करके चलता। ऐसी माता श्री की तरफ से इसका कौन सा नंबर था? 14वां। ठीक है, उसके बाद नीचे नीचे, फिर खाला, मौसी, नानी, ये वो नीचे पहुंच गई। ठीक है, तो इसकी माता क्या हुआ? 14वां नंबर। तो ये जब दोनों खून थे ऐसे कि समझ लीजिए, मैंने जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी तो उसमें चंगेज खां को मैंने ये बताया था कि जब दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासन कर रहा था, तो उस समय चंगेज खां जलालुद्दीन मकवर्नी का पीछा करते हुए आया था। तो इसने संदेशा भेजा था उसको कि अगर आप हमसे अगर लड़ाई नहीं लेना चाहते, पंगा नहीं लेना चाहते, तो आप जलालुद्दीन मकवर्नी को जगह नहीं देना। ठीक है, तो उसने अपनी चालाकी करके जो है उसको जगह नहीं दी, तो चंगेज खां हिंदुस्तान को छोड़कर चला गया, लेकिन उसने जलालुद्दीन मकवर्नी को बाद में मार दिया था। ये बात आपको पता होगा। और तैमूर लंग 1398 में जो तुगलक के समय में आया था, ठीक है, इसने बड़ी मार्केट की दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा। ये इस तरीके से अय्याश टाइप के लोग भी थे, गर्दनों से खेलना इनका शौक था। याद रखना, लोगों की गर्दनें काट करके खेलना जो था वो इन लोगों का खेल था, शौक था। और बाबर भी ऐसा ही करेगा। अभी हम आपको बता दें,
केवल एक दिल्ली मतलब मुगल वंश के अंदर केवल बाबर एक ऐसा शासक रहा है जिसने गर्दनें काटने का एक बार खेल खेला था। ठीक है, वो आगे आपको पढ़ेंगे, अभी आप समझ जाएंगे। किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा दोबारा से, है ना। तो अभी हम यहाँ पे बताएंगे, केवल अभी हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुगल वंश जो है इसकी स्थापना किस तरीके से हुई, ये मुगल पैदा कहां से हो गए, है ना। ठीक है, तो ये मंगोल से मुगल वंश, मतलब मंगोल से मुगल निकल के आए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए इतना, ठीक है, इसको मिटा दें। अगर जो बच्चे लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम मिटा रहे हैं। अब आपको बता दें, अपनी माता से बहुत ज्यादा प्रभावित था कौन? बाबर। बाबर हुआ क्या कि बाबर ने अपने जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन को, अपने शासन काल को या अपने जीवन को 3 भागों में बांट लिया उसने। कितने भागों में बांटा बेटा? समझते रहना, आप देखो बाद में उतार लेना। उसने 3 भागों में बांटा। पहला तो उसने बांटा आपका जो जन्म से उसमें काबुल पर किस तरीके से, ठीक है, काबुल जो आपका फरगना नाम सुना होगा, क्योंकि अभी हम बताएंगे आपको, छोटा सा एक सिस्टम दे देते हैं। काबुल की विजय, पहला इसने स्टेप लिया, क्या लिया? काबुल की विजय। देखिए याद रखना, काबुल की विजय। और दूसरा था, काबुल की विजय के बाद दूसरा स्टेप इसने किस चीज पर लिया? इसने काबुल पर पहला तो विजय पाने का किया था, और दूसरा काबुल के शासक के रूप में शासन बांटा। काबुल का शासक के रूप में रहा, ठीक है, काबुल का क्या रहा आपका? शासक, ठीक है, काबुल का शासक। अब बेटा ये बात समझने का। और तीसरा जो रहा था, ठीक है, ये था भारत विजय। क्या रहा था आपको पता होता? भारत विजय। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मुगलों की जो विजय अगर भारत में नहीं होती तो शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान का नक्शा, इसका परिदृश्य बिल्कुल डिफरेंस होता, बिल्कुल अलग होता। लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान पर, अभी आप पढ़ेंगे ना, जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब पढ़ेंगे आप आगे जाकर के, बादशाह शाहजहां पढ़ेंगे, औरंगजेब पढ़ेंगे, ये सब इसके ही वंशज रहे हैं। ये सब इसके जो है पोता पोता करके जो है धीरे धीरे चलता रहता है ना। तो आप यहां पर पढ़ेंगे। लेकिन भारत विजय किस तरीके से करा और कैसे ये यहां पर बैठा, अभी आप प्यारे बच्चों समझने की बात यह है कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। कौन है? काबुल। बात समझ रहे? जिसको नहीं मालूम, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। पाकिस्तान के जस्ट आगे क्या है? अफगानिस्तान। जो छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे वो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मुगलों का जो सबसे पहला जो बाचस था वो अफगानिस्तान के अंदर पैदा हुए। कहां पर हुए ये? अफगानिस्तान के। अब कहोगे सर अफगानिस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में क्या करने आए, है ना। तो ये आप समझेंगे क्योंकि बाबर जब पैदा हुआ फरगना के अंदर, फरगना कहां था? काबुल में। काबुल में एक जगह थी फरगना, और फरगना काबुल के अंदर। काबुल कहां है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये जो था उत्तर पश्चिमी एशिया वाला एरिया था। लेकिन हम लोग जो हिंदुस्तान था वो मध्य एशिया वाला एरिया आता है। एशिया का मध्य, मध्य एशिया कहलाता है। छोटी छोटी चीजों को समझना। एशिया तो जानते हैं, एशिया जो महाद्वीप है, और इसका एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, जो मिड भाग है, उसको पश्चिमी एशिया कहेंगे। जो बीच का है उसको मध्य एशिया कहेंगे। जो पूर्व का उसको पूर्वी एशिया कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एशिया के चारों भागों को बांट लिया है, समझने की बात है ना। अब हम करते हैं बाबर के जन्म की बात। किस तरीके से बाबर का जन्म हुआ और ये गद्दी पर कैसे बैठा, क्योंकि 1.5 घंटे में मैं पूरा बाबर बहुत मुश्किल से कर पाऊंगा। मैंने ना जीवन भर में कभी ना किया। ठीक है, तो मिटा दे इसको, पक्का ना। चलिए उतारिए उतारिए। बीच में फिलो टूट जाता है मेरा फिर, क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ाने के जोश में आता हूँ उसी समय जो है लिख लें। मैं मैडम मिटा रही हूँ इसको, लो ठीक है। हाँ, चलो कोई बात ना है, किसी का दिल तो ना टूटा भाई, ठीक है। नहीं अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बाबर के जन्म से लेकर के चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोई बच्चा ऐसा है जो बाबर का वास्तविक नाम बता दे? ठीक है, बाबर का
जो जन्म हुआ था वो 1400 कितने में हुआ था, 83 में हुआ था। कितने में हुआ था, 1483 में। और याद रखना कि बाबर के जन्म से ही, याद रखना बाबर के जन्म से ही इसके गद्दी पर बैठने की बात कही जाती है, ठीक है। लेकिन आपको बताएंगे कि बाबर जो बैठा था वो 1494 में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। लेकिन अभी पहले आप जन्म पढ़ेंगे, ठीक। तो 1483 से कितने तक, 1494 से लेकर के 1500 कितने तक, 30 तक, है ना। ये कहीं कहीं ये 1483 भी लिखते हैं इसको, क्योंकि जन्म के इस समय से इसको माना जाता है ये बाबर का शासनकाल है। अब आप समझेंगे यहां पर जो है वास्तव, सबसे पहले आप समझेंगे इसका पूर्ण नाम। क्या समझेंगे, पूर्ण नाम, पूरा नाम। इसका नाम था जहीरुद्दीन। क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो इसका पूरा नाम था। अगर मैं आपको इसकी जन्म की बात करूंगा, इसका जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी कब हुआ था, 1483 में। कितने में हुआ था, 1483 में हुआ था इसका। ये फरवरी की डेट थी, 14 फरवरी। ये जन्म स्थान कहां हुआ, जन्म स्थान, ठीक है प्यारे बच्चों, कहां हुआ। अगर मैं आपको पूछूंगा कि इसका जन्म स्थान क्या है, तो इसका जन्म स्थान रहा है फरगना। क्या रहा है आपका, फरगना। ये कहां पे रहा है आपको बता दें, अफगानिस्तान। इसके बाद में आता है इसके पिता। पिता कौन रहे हैं, उमर शेख मिर्जा। कौन रहे हैं, उमर शेख मिर्जा। याद रखना उमर शेख मिर्जा। अगर माता की बात करेंगे, इसकी माता, इसकी माता का नाम था कुतलूग निगार खां। क्या नाम था, कुतलूग निगार खां। अभी याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। इस पे पूरा विवरण, पूरा विस्तृत विवरण मैं इसी पर डाल दूंगा। अर्थात इसके बाबर के पास उपाधियां, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वो लिखा है सिर्फ। उपाधियों में सबसे पहले इसके पास थी एक उपाधि पादशाह, और दूसरी थी मैं आपको बता दूं कलंदर। क्या थी दूसरी, कलंदर एक, और ये दूसरी कलंदर। इसके बाद में आती है बाबर की मृत्यु। मृत्यु हुई थी इसकी कितनी, 27 अर्थात 26 दिसंबर 1530। कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 में। अब आप जो है इसको उतार लें या रख लें या जो भी है, अब हमारा जो है यहां से खेल शुरू होता है। दीदी कृपया ध्यान सुनिश्चित करें, अन्यथा मेरा हो जाएगा तो गड़बड़ आ जाएगी। बच्चों स्टार्टिंग करें यार, मजा आएगा ना। अब आगे को चलेंगे, बाबर की लड़ाइयाँ देखते हैं ना, अभी तो जन्म जन्म ही हो रहा है इसका, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते, सब किताबें बंद कर लो जब भी मजा आराम से। लिख लिया, ठीक। लाइव चल जाए इसलिए जो है हिसाब से बात करो, ठीक है। आगे बच्चों, बाबर का जन्म 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। समझ गए आप, क्या बोला मैं, वैलेंटाइन डे अर्थात ब्लैक डे, ठीक है। ब्लैक डे हम अपने सैनिकों की श्रद्धांजलि के रूप में ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं उसको, क्योंकि हमारे उस दिन जो है सीआरपीएफ के जो वो एक हमला हुआ था, ठीक है, वो हमारे लिए बड़ा दुखदाई रहा है, तो इसलिए हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन पहले से ये वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। वैलेंटाइन डे मतलब डन डे, समझ रहे हो। तो इसको हम अब इसको याद रहेगा आपको कि बाबर का जो जन्म हुआ था वो वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ था, ठीक है। और बाबर से एक नंबर आगे रहता हूं मैं, क्योंकि मेरा हुआ था 13 फरवरी, ठीक है। हाँ,
एक दिन पहले मैं और फिर उसके बाद में हुआ बाबर, ठीक है। तो बाबर और मेरे अंदर जो है वो सिर्फ एक दिन का अंतर, ठीक है। इसलिए चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बाबर ये, क्योंकि हमारा जो है इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया 14 फरवरी। मेरी बात, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो उमर शेख मिर्जा थे, सीरियस, ये जो उमर शेख मिर्जा थे, तो ये क्या थे, अफगानिस्तान के अंदर जो थे ये तैमूर के वंशज रहे हैं और ये एक जागीर के मालिक थे। केवल जागीर का मालिक होने का मतलब ये है कि जैसे कि 2000 बीघे, 4000 बीघे या 8 गांव, 10 गांव या एक जिला, डिस्ट्रिक्ट टाइप से उसका मालिक हो जाना, है ना, समझ रहे हैं आप। वो उसका आधार है कि वो कितना मालिक था। तो ये एक मालिक के रूप में अपने जीवन व्यतीत करते थे उमर शेख मिर्जा, क्योंकि इनका वाचस था, ये लड़ाका जाति से थे, बहादुर हुआ करते थे, तो ये लड़ने वड़ने का इनका काम था। लेकिन हुआ क्या कि इनकी माता भी जो थी वो आपको पता, वो चंगेज खां के वंश से रही है, तो वो भी जो है एकदम स्ट्रांग लेडी रही होगी। तो हुआ क्या कि 14 फरवरी 1483 को जो है वो बाबर का जो है जन्म फरगना के अंदर हो गया। जब फरगना के अंदर जन्म हो गया तो नॉर्मल जो इनके पिता थे वो तो रह रहे थे, लेकिन आकस्मिक रूप से घटना घटित होती है और होती है कि उमर शेख मिर्जा का जो देहांत था वो 1494 को हो गया। क्या हो गया? 1494 को जो था उमर शेख की मृत्यु जो है वो हो गई। जब उमर शेख की मृत्यु हो गई, समझ गए, अब पत्नी जीवित, अक्सर ज्यादा देखा होगा पहले पुरुष मरता बाद में पत्नी मरती है, ऐसा ज्यादा सर्वे में पाया गया है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसी सर्वे के अकॉर्डिंग बेचारे ये भी मारे गए। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु 1494 को हो गई। जब 1494 को उमर शेख की मृत्यु हो गई तो अब क्या हुआ कि फरगना जो था वो इनके अकॉर्डिंग था, ये फरगना के मालिक थे, मालिक जागीर के मालिक हुआ कर सकते थे, ठीक है। उस समय जब उमर शेख की डेथ हुई थी तो बाबर बहुत छोटा था, अर्थात बाबर का मतलब कह सकते हैं कि बाबर की उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष थी। वायु के मतलब बाबर की आयु कितनी थी उस समय? मात्र 12 वर्ष की आयु में जो हुआ पिता का देहांत हो गया। अब 12 साल का बच्चा क्या समझेगा बताइए, कुछ नहीं समझेगा ना। हुआ ये कि 12 वर्ष की आयु में जब पिता का देहांत हो गया 1494, तो 8 जून 1494 को, इसका मतलब 8 जून कितने को, 8 जून 1494 को बाबर ने फरगना की गद्दी पर बैठ गया। किसकी गद्दी पर बैठ गया? फरगना की गद्दी पर बैठ करके इसने क्या करा लिया, अपना राज्याभिषेक करा लिया। समझ रहे कि फरगना का जो मालिक है, एक तरीके से जागीर का मालिक जो था वो ये बन गया, और इसने जो है 8 जून 1494 को फरगना की गद्दी पर ये बैठ गया। लेकिन समस्या क्या होती है आप समझने की कोशिश करना। जब फरगना की गद्दी पर बाबर बैठता है और उसके पिता का देहांत हो जाता है तो गद्दी पर तो वो बैठ गया जैसे तैसे करके, लेकिन अब समस्या उसके सामने ये थी कि जो उसके पारिवारिक लोग थे वो उसके दुश्मन हो गए। सबसे पहले आप जानते हैं बाहर के व्यक्ति दुश्मन नहीं होते, परिवार के दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें इसकी सत्ता मिलेगी, इसका पैसा मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो घर परिवार के लोग ही खड़े होते हैं। इसीलिए तो सबसे ज्यादा जो है चचा ताए से जो है लोग चिढ़ते हैं, बोले ये तो हमारा दुश्मन है, हम इससे बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसा होता है, अक्सर माल दौलत के चक्कर में लड़ते हैं, वरना तो चचा ताऊओं से ज्यादा प्यारा तो रिश्ता भी नहीं होता है, क्योंकि वो आपके वंशज हैं, आपके खून उनके अंदर है, ठीक है। लेकिन ये दौलत के अभाव में, प्रभाव में आकर के वो ये सब चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि यहाँ पे बाबर के साथ भी वैसे ही हुआ। बाबर के साथ कैसा हुआ कि जब बाबर की 12 वर्ष की उम्र में जो है पिता का देहांत हो गया तो बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठा। जब फरगना की गद्दी पर बैठा तो बाबर के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं ये खड़ी हो गई। सबसे पहली समस्या क्या थी बाबर के गद्दी पर बैठने पर? इसके पास में जो समस्या थी वो ये थी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। समस्या ये थी कि इसके सामने एक था, आपको बता दें, इसका चाचा और दूसरा था इसका मामा। ये दोनों समस्याएं, अब चाचा जो है पिता वंशज से और मामा जो है वो माता के वंशज से, ये दोनों समस्याएं हुई। चाचा के अंदर अहमद मिर्जा और आपका जो है मामा इसका महमूद खां। कौन था आपको बता दे? अहमद मिर्जा। चाचा कौन था इसका? अहमद मिर्जा, क्योंकि इसका पिता कौन था आपको मालूम है? उमर शेख मिर्जा, तो चाचा भी मिर्जा ही होगा। तो इसके चाचा का क्या नाम था, अर्थात बाबर के चाचा का नाम क्या था? अहमद मिर्जा। अहमद मिर्जा, और दूसरा कौन था? मामा
अरे महमूद कौन था, मामा कौन था आपको बता दे, महमूद खां। ठीक है, अब ये दोनों समस्याएं क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश है। जब बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा तो इनकी नजर जो है वो गद्दी पर चली गई, क्योंकि वो छोटा था। इन्होंने सोचा बच्चा है, उसको हटा देंगे या मार देंगे। पहले सत्ता के लिए बाप बेटे की गर्दन काट देता था, बेटा बाप की गर्दन काट देता, उसी की चपेट में आया। हुआ क्या कि जब दोनों जैसे ही बाबर बैठा तो इन दोनों ने क्या काम किया कि दोनों ने मिलकर के क्या काम किया कि बाबर के खिलाफ जो है आक्रमण कर दिया। लेकिन बाबर तो बेशक छोटा था, उसके सेनापति तो बड़े थे, उसकी सेना तो बड़ी थी। हुआ क्या कि बाबर ने जो है उसी समय, इतनी छोटी उम्र में वो इतना स्टेबलिश माइंड था कि उसने जो है इन दोनों को, अहमद मिर्जा और महमूद खां को, दोनों चाचा और मामा को, दोनों को जो है पराजित कर दिया। समझ रहे हो? और पराजित करके बुरी मार मारी, ये हार गए। बोले भाई ठीक है। अब जब ठीक मतलब कि जब अब ये है कि जान से तो नहीं मारा जाता, कभी रिश्तों में ये भी हो जाता कि जान से नहीं मारा जाता, तो यहां पर समझौते के आधार पर जो है बंटवारा कर दिया गया। हुआ क्या कि जब बाबर ने इनका आक्रमण विफल कर दिया तो एक जगह फरगना के पास में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम अभी आप पढ़ेंगे, जिसका नाम है समरकंद। नाम सुना है आपने, समरकंद। हुआ क्या कि महमद मिर्जा और जो है महमूद खां दोनों को बोला कि समरकंद चले जाओ, अगर ना मानो तो मेरे हाथ से। ठीक है, तो बाबर ने इन दोनों को क्या काम कर दिया, स्वतंत्र रूप से समरकंद भेज दिया कि आप जाकर के समरकंद की गद्दी संभाले। ठीक है, अब बाबर को लगा कि यार घर का वेदी लंका ढाए है ना, तो इस तरीके से जो है बाबर को लगा कि मुझे अपना जो है साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहिए, मुझे अपने साम्राज्य को मजबूत और बेहतर बनाने की जरूरत है। उसने जो है इस चीज पर जो है, क्योंकि बाबर एक महत्वाकांक्षी था, ठीक है, वो जानता था कि किस चीज का कितना महत्व और कैसे कैसे क्या है, तो उसने सबसे पहले क्या काम किया, उसको लगा कि यार फरगना और समरकंद के चक्कर में तो पड़ना बेकार है ना। ठीक है, लेकिन ये सबसे मेन जगह थी जिसको उसको बनाए रखना था, क्योंकि उसकी सत्ता जो संचालन था वो सब समरकंद और फरगना से ही था। और अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में अपना वर्चस्व ना बना सका, बात समझना, और गांव से पहले अपने घर में नहीं बना सका, मेरी बात समझ रहे हो, जिस व्यक्ति का घर के बच्चों पे नियंत्रण नहीं होगा तो वो मुखिया बाहर बेशक बन जाए लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर ना उसका गांव में होगा, ना मोहल्ले में होगा, ना शहर में होगा, ना कहीं किसी जिला डिस्ट्रिक्ट में होगा, ना किसी प्रदेश में होगा, क्योंकि पहले अपने घर की मजबूत स्थिति ही आपको जो है बाहर रिप्रेजेंट करेगी। लोगों के बीच में ये संदेश जाता है, उसके घर का माहौल अच्छा, उसका स्ट्रांगनेस है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो बाबर को लगा कि पहले यार अपनी को मजबूत किया जाए, और उसने ये दिमाग में सेट कर लिया कि वो कंधार को भी जीतेगा, काबुल को भी जीतेगा, बुखारा एक जगह है वहां पे, समझ रहे, बुखार मत समझ लेना, बुखारा एक जगह है वहां पे, और खुरासान, बुखारा, समरकंद और काबुल, ये बाबर ने जो है क्या काम कर लिया, अपने दिमाग में ये मैपअप कर लिया, और मैकअप में उसने क्या काम कर लिया, उसने बुखारा को जीता, उसने बुखारा को भी जीता, उसने समरकंद को भी जीता, उसने जो है खुरासान को भी जीता। ये बहुत स्टेबल थे, आपने पीछे पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत में जब मैं आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, उसने इन जगहों पर जो है अपना नियंत्रण वो बेहतर तरीके से कर लिया। ठीक है, अब होता क्या है, फरगना में जब गद्दी पर बैठा था बाबर, तो बाबर को लगा कि फरगना तो ठीक है, लेकिन समरकंद को जीतना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों जीतना इंपॉर्टेंट है? समरकंद को जीतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि समरकंद के ऊपर 140 वर्षों से तैमूरों का शासन था। दिक्कत यह थी कि एक तरफ से मामा और दूसरे तरफ से चाचा बाबर को हटाकर के गद्दी हड़पना चाहते थे। इसलिए उसके दिमाग में यह आया कि मुझको समरकंद भी जीतना। मैंने भेज दिया, क्योंकि ये दुश्मन है और दुश्मन को कभी दोस्त नहीं समझना चाहिए, वो कभी भी वार कर सकता है ना। ठीक है, दुश्मन को दुश्मन समझो लेकिन मिलो उससे दोस्त की तरह बेशक, लेकिन दुश्मन को दुश्मन समझो, क्योंकि उससे चालाक रहो कि ये चोट मार सकता है ना। तो यहां पर क्या हुआ, उसने समरकंद को जीतना चाहा अपने चाचा, अब मजबूरी क्या थी, उसका चाचा गद्दी पर बैठा हुआ था। जब चाचा गद्दी पर बैठा था तो इसने पहला आक्रमण जो था समरकंद पर, जो बाबर का पहला आक्रमण हुआ वो 1496 में हुआ। 1496 में जो है बाबर हार गया। क्या हुआ? बाबर हार गया। बाबर हार के वापिस आया, माओइस्ट हुआ, उसने देखा कि यार अभी ऐसा नहीं, उसने थोड़ा सेना को जो है स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद 1497 में फिर गया वो, ठीक, कितने में, 1497 में, 96 में हार गया, 1497 में उसने जो है समरकंद को जीत लिया। जब बाबर ने 1497 में समरकंद को जीत लिया, घेराबंदी करके, 8 महीने की घेराबंदी के बाद में समरकंद को जीत पाया था वो। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या,
कि यहां पर जब समरकंद को बाबर ने जीत लिया, समरकंद पर अधिकार हो गया, ठीक। अब बाबर जैसे ही फरगना आया, बात को समझना, बहुत रियली केस है, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा यहां पे। हुआ क्या, समरकंद को जीत लिया, अब बाबर को कहां आना था, फरगना। जैसे ही बाबर वापिस फरगना आया तो अब क्या हुआ, समरकंद स्वतंत्र हुआ। भाई एक ही जगह तो शासन कर सकता था वो, अब क्योंकि उसकी अनुपस्थिति वहां पर, अनुपस्थिति कैसे थी, क्योंकि वो जब समरकंदों को जीत लिया था तो फरगना को उसको छोड़ना पड़ता था। तो उसी समय हुआ क्या कि जब वापिस वो फरगना आया बाबर, तो समरकंद की गद्दी जो थी वो खाली हो गई। तो वहां पर जो है कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया, कुछ लोगों ने, मतलब कराया जाता है विद्रोह भी वहां के लोगों के द्वारा। उन लोगों ने विद्रोह करके जो बाबर का सोतेला भाई था, समझ रहे हैं आप मेरी बात, बाबर का जो सोतेला भाई था जिसका नाम था जहांगीर मिर्जा, क्या नाम था उसका, जहांगीर मिर्जा। तो जहांगीर मिर्जा को जो है वहां के लोगों ने समरकंद की गद्दी पर बैठा दिया कि आप बैठो, समझ गए। जब वो समरकंद की गद्दी पर बैठ गया, ठीक, अब बचा थोड़ा सा साम्राज्य और बचा था, समरकंद से थोड़ा सा जैसे बचा, तो वहां पर जो उसका मामा था वो महमूद खां, वो उसमें जो एडजस्ट हो गया। जैसे मान लो 10-20 गांव बच गए होंगे, इलाका बच गया होगा कुछ क्षेत्रफल, तो उसमें उसका मामा जो था वो महमूद खां, वो वहां पर स्थापित हो गया। जब ये दोनों स्थापित हो गए तो उस समय क्या हुआ कि वहां पर अब बाबर को लगा कि यार हम तो यार भले आए यार फरगना में, ठीक है, अब हमको जो है दोबारा से क्या करना पड़ेगा, हमको फिर जीतने की जरूरत है, किसको, ठीक है। अब बाबर कहां था बेटा, आपको पता होना चाहिए, फरगना में। और समरकंद पर कौन बैठ गया उस समय, समरकंद पर कौन बैठ गया, ठीक है, जहांगीर मिर्जा, ये गद्दी पर बैठ गया। जब ये गद्दी पर बैठ गया तो बाबर को लगा कि यार हमको जीतना चाहिए। अब बाबर क्या था, वो फरगना से जो है इसको हराने के लिए समरकंद को जैसे ही चला, ठीक है, तो इधर तो ये बैठा ही था जहांगीर मिर्जा, अब ये क्या हुआ, ये फरगना खाली हो गया। जब ये यहां से चला, हुआ क्या कि एक और था जिसका नाम था सैवानी खां, क्या नाम था इसका, सैवानी खां। जैसे ही बाबर इधर को गया, इसने फट देसी जाकर के फरगना पर अधिकार कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, अधिकार। बाबर यहां पहुंचा और इसने जो है सैवानी खां ने क्या काम कर लिया, फरगना को क्या कर लिया, जीत लिया। अब फरगना पर अटैक कर दिया, उसको जीत लिया। अब समरकंद जहांगीर मिर्जा के हाथ में। तो अब क्या हुआ कि बाबर बेचारा फंस गया, बाबर फंस गया। यहां पर एक कहावत है कि ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना तो इधर के रहे ना उधर के, समझ रहे, ना खुदा ही मिला, किसी की सांस नहीं आ रही, ना बिसाले सनम, ये हिंदी का एक मुहावरा। ये सनम शब्द जो है ये आपको लग रहा होगा कि हम नहीं बोल पाएंगे इसको, लेकिन कैसे नहीं बोलोगे जब है तो है। तो ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, इसका मतलब है, समझ नहीं पा रही हैं आप, समझा दें ना। हमने जो है ऐसा हुआ कि कोई किसी से शदीद मोहब्बत करता है, कोई किसी से, जरूरी नहीं कि मोहब्बत लड़की से हो, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है? अरे एक पप्पी पाल लो छोटा सा, उससे भी मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि घर वालों को नहीं समझेगा आदमी, पहले आते ही पूछेगा किधर है मेरा पप्पी, ठीक है। तो उधर जो है मम्मी और पापा सब एक लाइन में, लेकिन पप्पी चाहिए वो, समझ रहे हो। तो मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, जरूरी नहीं लड़की से हो, है। तो हुआ क्या कि जब आप खुदा से अपनी सनम को मांगते हैं, समझ लो मोहब्बत लड़की से ही समझ लो यार, कोई दिक्कत ना हो रही, ठीक है, हाँ। तो उसने क्या काम किया, ना खुदा ही मिला, सजदों में मांगा खुदा से कि सनम दे दे, तो ना तो खुदा ही राजी हुआ ना सनम ही राजी हुई, क्योंकि सनम मिली नहीं तो खुदा राजी कहां से हुआ। तो ना तो इधर के रहे और ना उधर के, एक के चक्कर में हमने खुदा को भी खो दिया है। अब सनम को मांग रहा खुदा से, भूल गया वो, तो खुदा बोला ले सनम दूंगा तुझे, रुका रहे, ठीक है। तो ना इधर का रहा ना वो उधर का। तो बाबर के साथ ऐसा हुआ कि जब वो फरगना को जीतने के लिए गया, वो सॉरी समरकंद को जीतने के लिए गया और फरगना खाली रहा, तो वो बेचारा बीच में जा पाया, इधर ये खाली रह गया, इधर ये, दोनों पे दूसरों का अटैक हो गया और बाबर अब रह गया बेचारा यहां, ठीक है। तो अब दोनों उसके हाथ से निकल गए, लेकिन जब इन दोनों पे से बाबर जो है निकला, तो निकलने के बाद हुआ क्या कि यहां पर जो है बाबर को लगा कि यार अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो ये बेचारा बाबर, जो सैनिक थे इसके पास, उन्हें लेकर के एक पहाड़ी है जिसका नाम है खोजंद पहाड़ी,
वहीं पर है, ठीक है, उसके अफगानिस्तान में है। खोजंद पहाड़ी में जाकर के जो है ये बेचारा रुक गया। बोले यार अब कुछ और सोचा जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे ज्यादा मजा तो बादशाह शाहजहां की काल में आता है, जब बादशाह शाहजहां की पूरी कहानी उलट पुलट है, ठीक है, लेकिन इसके हुमायूं के बाद में जहांगीर और शाहजहां आ ही जाएगा, कोई चिंता नहीं है। ताजमहल पढ़ाएंगे तुम, जीवन में याद रखोगे किसी ने ताजमहल पढ़ाया। हाँ, जीवन भर में कहीं से भी किसी भी टीचर से ढूंढ लेना पूरे ऑल इंडिया में, अगर ताजमहल ऐसा पढ़ा दे नहीं पढ़ा, क्योंकि उसकी एक एक संगमरमर की क्वालिटी कहाँ से आया क्या सब बता, टेंशन मत, ठीक है। लेकिन अभी इसको पढ़े क्योंकि ये काम का है, आपको बावर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बावर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स भी बनते हैं, ठीक है। और बावर कोई छोटा नहीं है, बावर कम से कम मैंने शॉर्ट करके लिखा तब भी जो है 6 पेजों में आया मेरा बावर, ठीक है, मेरा बावर 6 पेजों में आया, ठीक है, इतना बड़ा बावर निकला मेरा, ठीक है। तो आप समझना, शॉर्ट करने के बाद भी बता रहा हूं। तो अब आगे समझिएगा, हुआ क्या, बाबर खोजंद पहाड़ी में रह लगा और बाबर के दिमाग में ये बात चलने लगी कि यार मेरा साम्राज्य जो है मैं हार गया, अब ना तो ये मिला ना वो मिला। हुआ उस समय ये कि बाबर खोजंद पहाड़ी से बोला यार सेवानी खां तू रुक जरा। 1499 में, कितने में, 1499 में यहां से खोजंद पहाड़ी से वापिस जब फरगना ये गया, जाने के बाद इसने सेवानी खां को पराजित कर दिया और 1499 में क्या कर लिया, फिर दोबारा से इसने फरगना जीत लिया। अब ये बेचारा फिर फरगना की गद्दी पर बैठ गया, अभी देखो फिर छूटेगा फरगना इससे, ठीक है। जब बाबर दोबारा से यहां पर फरगना की गद्दी पर बैठ गया तो हुआ क्या कि जो सेवानी खां था वो हारा, और हारने के बाद वो समरकंद की तरफ बोले अब हम समरकंद जीतेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो समरकंद की तरफ चला तो हुआ क्या कि सेवानी खां को पराजित करके जो है समरकंद, अब समरकंद पे तो जहांगीर मिर्जा रहे थे, तो उस समय हुआ क्या, ठीक है, उसने क्या काम किया, सेवानी खां ने उस समय यहां से जो है फरगना से जब ये सेवानी खां हार गया तो यहां से जो है ये निकला, और निकलने के बाद एक जगह पड़ती सर ए पुल, ये एक जगह का नाम है सर ए पुल, समझ रहे हो मेरी बात, क्या है बेटा, ये एक जगह का नाम है। जैसे हमारा मुरादाबाद है, यूपी है, शाहजहानपुर है, ठीक है, या जो भी आपके जिला डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसी एक जगह पड़ती थी सर ए पुल। सर ए पुल में हुआ क्या कि बाबर और सेवानी खां दोनों आपस में भिड़ गए। क्या हुआ, दोनों आपस में भिड़ गए, और इन दोनों के मध्य जो है फिर भीषण लड़ाई हुई, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन था। अब दोनों के बीच जब भीषण लड़ाई हुई तो हुआ ये कि सरे पुल के युद्ध में, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस 2013 के पीरी में, ठीक है, कि किस युद्ध में बाबर को एक बड़ी बुरी तरीके से पराजय हुई थी। तो सबसे बुरी तरीके से जो पराजय बाबर की हुई थी, जिसमें उसका खुरासान या आपका बुखारा या फरगना या समरकंद का अगर आप नाम लेंगे, इन सभी जगह से बाबर बिल्कुल ऐसा हो गया था कि उसके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल खत्म हो गया वह बाबर, ठीक है। तो वो था सर ए पुल का युद्ध, जिसमें बाबर और सेवानी खां के मध्य हुआ। सेवानी खां ने बाबर को इस तरीके से हराया कि बाबर बिल्कुल बेचारा क्या हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, और बचा सिर्फ उसकी जान। तो अब का तो वो ना तो खोजंद पहाड़ी में गया, ना फरगना में गया, ना समरकंद में, और वो यहां से भाग के कहां आ गया, वो आया मध्य एशिया। मध्य एशिया अर्थात भारत के पूर्वोत्तर वाले इलाके में वो आ गया, ठीक है। अब वो यहां पर जो है रह रहा। अब समझिएगा, भारत विजय का जो स्टार्टिंग है उसकी, वो यही मध्य एशिया। समझ गए आप मेरी बात? अरे भाई पीछे वाले बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? पीछे देखो, मैं स्पीड आज तुम्हें पता बिल्कुल स्लो लेके चल रहा हूं ना, तो इतनी देर में मैं बाबर को सूद देता आजा तो, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि अब मध्य एशिया की तरफ बाबर आ गया। मध्य एशिया में जब बाबर आया, कहां से हार के, बिल्कुल हारा हुआ, बिल्कुल बेकार, तो अब बाबर ने यहां पर अपनी सेना को स्टेबल करना स्टार्टिंग किया जो उसके साथ, क्योंकि शासक था। लेकिन हुआ क्या, इसने अपना दुखड़ा जो था एक बुढ़िया को सुनाया। बड़े मजे की कहानी है। इसने एक दुखड़ा जो था वो अपनी एक बुढ़िया को सुनाया। वो बोली, लल्ला तू काहे परेशान है, तू हमको बता थोड़ा सा। तो जब इसने, बाबर ने अपनी कहानी उस बुढ़िया को बताई तो वो बोली,
लल्ला मैं बताऊंगी तुझे एक बात, और बड़े मजे की कहानी, समझने की बात है, आप समझिएगा थोड़ा सा। ये कहानी कथानक रूप से आती है भारतीय इतिहास के अंदर कि उस बुढ़िया को जब बाबर ने अपनी कहानी बताई तो उस बुढ़िया ने कहा कि तेरा खोया हुआ साम्राज्य तुझको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे एक बड़े धन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और ये धन तुझे ना खुरासान में मिलेगा, तुझे ना तो ये खुरासान में मिलेगा, ना काबुल में मिलेगा, ना कंधार में मिलेगा, ना ही तुझे ये समरकंद में मिलेगा, ना फरगना में मिलेगा, ठीक है। ये जो तुझे धन और संपत्ति अगर तुझे चाहिए तो तू हिंदुस्तान पर अटैक कर। ये उस बुढ़िया ने बाबर के मन में, अर्थात उसने भारत की इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी कि भारत जो है वो सोनों से, हीरे जवाहरात मसाले इनसे सबसे परिपूर्ण है। अगर तूने एक बार हिंदुस्तान को जीत लिया तो समझ ले कि तुझे धन की आवश्यकता कभी जीवन भर में नहीं पड़ेगी। कितनी बड़ी सेना, कितना बड़ा साम्राज्य तू खड़ा कर सकता है। ये उस बुढ़िया ने बाबर को हिंदुस्तान की कहानी जो है बड़े अच्छे तरीके से बता दी। जब हिंदुस्तान की ये कहानी बता दी तो बाबर को रातों रात नींद नहीं आती, और वह उसके दिमाग में भारत विजय का सपना जो है दौड़ गया उसके दिमाग में कि अब हमको भारत से बड़ा धन, क्योंकि जितने भी लोग हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए आए आज तक उनका सपना रहा कि भारत से वो बड़ी मात्रा में धन संपत्ति को लूटे, ठीक है। उनका मकसद रहा कि वो धन संपत्ति लूट करके हिंदुस्तान की मध्य एशिया के युद्धों में लगाए, बड़ा साम्राज्य खड़े करें। और रहा यही है, हिंदुस्तान एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये मालूम होगा आपको, हिंदुस्तान को 4 नामों से नहीं जाना जाता है, हिंदुस्तानों को 9 नामों से जाना जाता है। मैं बिल्कुल साक्षात रूप से मैं बता सकता हूं 9 नाम हिंदुस्तान के, समझ में आई? आर्यव्रत, ब्रह्मव्रत, ये तो आपने सुना ही होगा प्रॉपरली, लेकिन कभी जम्बू द्वीप का नाम नहीं सुना होगा आपने, कभी भारतवर्ष, कभी इंडिया, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से हिंदुस्तान के लगभग 9 नाम है जिनसे हिंदुस्तान को जाना जाता है, ठीक है। चीनियों ने अलग हिंदुस्तान के यिंतू नाम दिया क्योंकि वो चिंग चांग चोंग करते हैं, तुमको मालूम है ना। तो इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में जो भी यहां पर आया, लेकिन सारे लोग हिंदुस्तान को जीतने सिर्फ धन और संपत्ति के आधार पर आए हैं। तो बाबर के दिमाग में यह बात बैठ गई कि क्यों ना हम यार इसको जीत ले। जब बाबर के दिमाग में यह बात बैठी तो 3 वर्षों तक लगातार, याद रखना 3 सालों तक लगातार बाबर मध्य एशिया की पहाड़ियों में भटकता रहा और उसने अपनी सेना को स्टेबल किया। उस बुढ़िया की बात बाबर के दिमाग में ये सेट हो गई कि जब तक वो हिंदुस्तान से बड़ी धन और संपत्ति को नहीं लूट लेगा वो एक बड़ा साम्राज्य अर्थात बड़ी सेना नहीं खड़ा कर सकता। जब उसने ये दिमाग लगाया, लेकिन बाबर जो था वो बहुत स्टेबल माइंड था, वो एकदम से डिसीजन नहीं लेता था, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझता था। उसने क्या काम किया, उसने अब जो है एक अपना साम्राज्य जो है सैनिक शक्ति वाला अपना साम्राज्य खड़ा किया अलग, और उसने अपने सैनिकों की शक्ति बढ़ाई और उनको ये सपने दिखाए कि अगर बड़ी धन संपत्ति की जरूरत पड़ेगी तो हम हिंदुस्तान पर अटैक करेंगे। लेकिन हमारा पहला जो हिंदुस्तान पर अटैक ना होकर के जो पहला हमारा अटैक होगा वो होगा, आपको बता दें, हिंदुस्तान से पहले उसने सबसे पहले देखा काबुल विजय। क्या देखा मैं आपको बताऊं, काबुल पर विजय करने का उसने सपना पाल लिया कि पहले मैं काबुल को जीतूंगा जब मैं हिंदुस्तान को जीत सकता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट हिंदुस्तान को नहीं जीत पाऊंगा। उसने काबुल विजय का सपना जब किया तो 1504 में, ठीक है, याद रखना कि 1504 में बाबर ने जो है यहां पर अटैक किया काबुल पर, और 1504 में जो है उसने काबुल को पहली बार में जो है वो जीत लिया। इसलिए कहते हैं ना कि हार के, अगर कभी हार जाओ तो ये मत सोचना कि तुम उठ नहीं सकते। अगर कोई बच्चा एक बार फेलियर हो जाए, 2 बार फेलियर हो जाए, 10 बार फेलियर हो जाए और वो ये सोच ले कि मैं जीवन में कभी पास नहीं हो सकता, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जीवन में एक चरम ऐसा भी आता है कि जब प्री भी पास होता, मेंस भी पास होता, इंटरव्यू भी पास होता और लास्ट में वो IAS IPS देश की बड़ी सेवा पर पदोन्नत हो जाता है। याद रखना मेरी बात को, ठीक है। तो इसलिए कभी हारना नहीं चाहिए। अभी बाबर के जीवन से सीखे, बाबर ने कितनी बार हारा, पहाड़ियों में भाग गया, और कोई होता तो जीवन में यहीं नदी के घाट पे पानी पी के मर जाता है ना। लेकिन इसने क्या काम किया, इसने सोया नहीं, बिल्कुल एकदम दिमाग में ये सेट कर लिया। अब जैसे ही दोबारा से इसने सेना को मजबूत करके 1504 में इसने जो है काबुल पर जैसे ही अटैक किया उसमें क्या कर लिया, इसने विजय प्राप्त कर ली, अर्थात काबुल पर इसका अधिकार हो गया। काबुल पर अधिकार का मतलब क्या था, जब काबुल पर अधिकार हुआ तो याद रखना मैंने कभी एक उपाधि बताई थी आपको कि बाबर के पास एक उपाधि थी, अर्थात ये उपाधि का क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको बताऊंगा। इसने यहां पर पादशाह की उपाधि धारण करी। क्या करे, पादशाह की उपाधि क्या कही बेटा, आपको बता दें,
धारण की। याद रखना मेरी बात को, ठीक है, कि पादशाह की उपाधि धारण करी। क्वेश्चन आया था, समझना, क्वेश्चन ये नहीं आया कि पादशाह की उपाधि किसके पास थी, क्वेश्चन आया कि बाबर ने पादशाह की उपाधि किस विजय अभियान के दौरान प्राप्त की थी। क्या था आंसर, क्या था? देखो, या तो सुधर जाओ सारे बच्चे, बोलो एक साथ। पादशाह की उपाधि, तुमसे ज्यादा आवाज है मेरी, 2 आवाजें तुम सुन रहे हो अभी, है ना? कितनी आवाज सुन रहे हो अभी? 2। एक तो स्लो वाली कितनी प्यार की है ना, और एक तेज वाली, है ना? तो तेज निकाल रहा हूं, ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदू कॉलेज से एनसीसी की है, समझ गए? और एनसीसी में सिखाया जाता है कि पेट से आवाज कैसे निकलती। कोई एनसीसी का बच्चा है यहाँ? अच्छा, आप हैं, आप दोनों हैं, तो पेट से आवाज निकालनी आती है? बताओ, निकाल के दिखाओ। हैं? क्या? ओहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ये है शेरनी। हाँ, सुनने का, बिना उसके भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस परफॉर्मेंस देती है, किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास, ठीक है, परफॉर्मेंस देता है। और जीवन में सारे उतार चढ़ाव आते हैं, पता है, जरूरी नहीं है एनसीसी में भी, शादी के बाद खुद ब खुद डबल हो जाती है आवाज, है ना? अक्सर महिलाओं की, पुरुषों की तो हाँ हाँ, ठीक है, उनकी तो बेचारों की डाउन मार जाती है, और पता नहीं जने इलेक्ट्रिक करंट है, जने ह्यूमन करंट है, स्पेस करंट है, कौन सा करंट है हमको नहीं मालूम, है ना? वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ओ जी सुन रहे, अरे हमारी सुनो, ठीक है, तो होता है अक्सर, उसको भी अधिकार जताते हुए अच्छा लगता है, वो किसी को डांट तो सकती नहीं बेचारी, एक आदमी पे कंट्रोल रहना, ठीक है ना? तो एक ही आदमी को डांट के अपनी संतुष्टि देते कि हाँ भी हमारा भी कुछ अधिकार है। चलिए अब आगे चलते हैं। बादशाह की उपाधि इसने क्या कर लिया, तो याद रखना कि बाबर ने काबुल विजय अभियान के दौरान क्या कर लिया, उसने बादशाह की उपाधि को धारण कर लिया। यहां से बाबर के जीवन चक्र घूम जाता है। जब उसने बादशाह की दारी को उपाधि को धारण कर लिया, उसके बाद बाबर की किस्मत पलटी। बाबर ने पुनः एक बार फिर, याद रखना, ईरान का एक शासक था इस्माइल, उसने बाबर की मदद की, उसको सेना दी, उसने बाबर के जज्बे को देख करके सेना दी, बोले चलो ठीक है अब आप जो है क्या काम करो, लड़ो। उसने समरकंद, बुखारा, खुरासान, काबुल सब जीत डाले, समझ रहे हो, सब जीत डाले। और जैसे ही उसने जीत डाले तो अब उसके दिमाग में आया कि यार एक बार भारत जीतने की जरूरत है। तो बच्चों यहां से अब समझेंगे आप, हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ रुख करता है, ठीक है? तो यहां पर जो है भारत विजय, बाबर की अब भारत विजय अभियान देखेंगे। अभी आप केवल बाबर जो था वो अभी समरकंद और वहीं था, अब आप भारत में बाबर की विजय अभियान देखेंगे कि किस तरीके से। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? आप समझना हुआ क्या, अगर हिंदुस्तान पे आएगा कि बाबर का पहला विजय अभियान कहां रहा, ये क्वेश्चन आता है, भारत पर बाबर का पहला विजय अभियान कहां रहा, किस जगह पर रहा, और रहा या नहीं रहा, और कब रहा। तो याद रखना कि बाबर का पहला आक्रमण भारत पर 1519 में रहा। कितने में रहा? और एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बाजोर। क्या रहा? बाजोर। यहां पर यूसुफ जई, यूसुफ आपका जई, यूसुफ जई मतलब जो है, जो आपके इससे पहले जो लोधी वंश रहे हैं, अफगान रहे हैं, उनका शासन था। तो 1519 में बाबर का हिंदुस्तान में प्रथम विजय क्या रहा है, मैं आपको यहां पर लिख सकता हूं, प्रथम विजय 1519 में बाबर ने पहली विजय कहां पर की? बाजोर पे की। और जब बाजोर पे यहां पर अटैक किया, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं कि बाबर सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, आज से पहले पूरी दुनिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात हिंदुस्तान की करिए आप, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर पहली बार तोप का इस्तेमाल करना, गोला बारूद का इस्तेमाल करने वाला कौन था? बाबर था। इससे पहले किसी ने तोप नहीं इस्तेमाल नहीं किया, बंदूक इस्तेमाल नहीं की, इससे पहले किसी ने भी, याद रख लेना मेरी बात।
केवल बारूद का आविष्कारक यही था, और इसने जो है क्या काम किया, पहली बार हिंदुस्तान पर जब अटैक किया तो इसने जो है वहां पर तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया। और इसको लिए आज भी दुनिया को सबसे पहले बारूद देने वाला बाबर था, समझ रहे हैं। इससे पहले बाबर से पहले कोई भी बारूद का नामो निशान किसी युद्ध के नहीं आता। पहले युद्ध भालों से, तीरों से, इनसे लड़ा जाता था। तो जब इसने बाजोर को जीता, बाजोर के बाद इसने जो है दूसरा अटैक किया, और बाजोर के बाद इसने जीता बहरा, एक जगह पड़ती थी बहरा, इसने बहरा को जीता। और बहरा को जीतने के बाद इसने क्या काम किया, जब हिंदुस्तान के अंदर इसने दोनों जगह बाजोर और बहरा को जीता, तो इसने हिंदुस्तानियों के लिए एक संदेश दिया कि मैं अपने सैनिकों को, इसने बोला कि कोई भी सैनिक किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा, समझ रहे, किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा, किसी जानवर की हत्या नहीं करेगा, और जो वहां की फसलें हैं, जो खेती है हिंदुस्तान की, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बाकी सारा जीत लो। लेकिन हुआ क्या कि उस समय जो है, आपने नाम सुना होगा एक, ठीक है, इब्राहिम लोदी का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान पर उस समय लोदी वंश था, और इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन कर रहा था, अर्थात दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। बाबर की एंट्री जो थी वो भारत में हो गई। अब बाबर ने जैसी बहरा को जीता, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को यह संदेश दिया कि भाई सुन हमारी बात, ये जहां पर तू शासन कर रहा है, ये सारा साम्राज्य जो है ये हमारे पूर्वजों का है, और चुपचाप इसे खाली कर दे, ठीक है। आपका इससे पहले दिल्ली सल्तनत में, जैसे कि आपने सुना होगा, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम के अटैक मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ये भी कहां के थे, काबुल, खुरासान और यहीं के थे सब ये। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे पूर्वजों का क्या है, ये हमारे पूर्वजों का शासन, हमारी जमीनें, जागीरें, सारा संपत्ति हमारे पूर्वजों की है, इसको खाली कर दे। लेकिन क्या हुआ, इब्राहिम लोदी भी दिल्ली सल्तनत का शासक था, बोले ए लगट, कौन सा है, कहां से आया तू, कौन है ना। लेकिन वो तो बता रहा था कि खाली कर दे। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो दिल्ली सल्तनत का राजा है, वो दिल्ली पर शासन कर रहा है, और वो एकदम से खाली कर दे बाबर के कहने से, ऐसा पॉसिबल था क्या, नहीं था। तो उस समय जब उसने संदेश भेजाया, उसने उसकी बात नहीं मानी। दौलत खां लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का चाचा था, जो कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। किसका, इब्राहिम लोदी का। वो चाहता था कि भारत पर जो है बाबर अटैक करे, और बुरी तरीके से अटैक करे, और भारत पर अटैक ना करके वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ करे, ठीक है। अब यहां से लोदियों, देखिए अब लड़ाई होगी, इसमें बाबर, राणा सांगा भी आएंगे, अभी देखना आप, राणा सांगा की मध्यस्थता में भी युद्ध होगा, लेकिन आएंगे। इससे पहले आप समझने का, हुआ क्या कि बाबर जो था, बहरा को जीता उसने, तो उसने क्या काम किया, जब बहरा को जीता तो बाबर को लगा कि यार मेरे को वापस काबुल जाना है, उसको काबुल जाना था। 1519 में बाबर जो है वो वापिस जो है वो काबुल गया। कहां पर गया, काबुल चला गया। तो उस समय बहरा और बाजोर, इनकी जो गद्दी थी, वो एक व्यक्ति था हिंदू बैग, क्या नाम था उसका, वो हिंदू बैग को जो है सौंप करके चला गया। क्या करके चला गया, सौंप करके। जैसे ही वो सौंप करके काबुल गया, तो हिंदू बैग के खिलाफ इन्होंने, लोदी ने और इन्होंने, कई लोगों ने यहां पर जो है क्या काम किया, इसके बैग के खिलाफ अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। जब हिंदू बैग के खिलाफ अटैक कर दिया, बहरा और जो है बाजोर, ये दोनों जो है इन्होंने जीत लिए। अब बेचारा ये तो अकेला रह गया, इसे देखे कौन गया था, बाबर। अब बाबर को यह खबर मिली कि ऐसा ऐसा हो गया। बाबर बोला अच्छा ठीक है, हम दोबारा आते हैं। बाबर जो है पुनः फिर दोबारा आ गया, और दोबारा आने के बाद बाबर बोला सबको मारो। बाजोर भी जीता, बहरा भी जीता, और उसने कई, और इसके साथ में सियालकोट पड़ता है एक जगह पंजाब में, कहां पे पड़ता है, सियालकोट, याद रखना। उसने सियालकोट भी जीत डाला, किसने, बाबर ने। तो बाबर ने जब सियालकोट जीत लिया, तो उसने क्या काम किया, सियालकोट, बोले सियालकोट पे भी अटैक हो गया, जीत गया। बोले अब एक काम करो, इसके बराबर में कंधार पड़ता है, बोले कंधार को भी जीतो, बोले कंधार भी जीत लिया, ठीक है। बोले सब जीत लिया, बोले हाँ आसपास सब जीत लिया। उसके बाद में उसका एक बेटा था जिसका नाम था कामरान, उसने क्या काम किया, तो ये जो कंधार था ये कामरान को दे दिया, और कामरान को देने के बाद वो, अब उससे क्या हुआ कि दौलत खां लोदी जो था, वो बाबर को लगा कि बाबर हिंदुस्तान पर अटैक करेगा, अर्थात अब उसके दिमाग में दौलत खां लोदी ये बढ़ गया कि हम जब तक जो है इब्राहिम लोदी के साम्राज्य को नहीं खत्म कर देंगे, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब लोदी, इब्राहिम लोदी मारा जाएगा तो हमको उसका साम्राज्य मिल जाएगा, घर का बेदी लंका ढाए। लेकिन ये तो बाबर था। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुना है आपने,
बुंदेलोहर बोलो के मुंह, बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, मतलब खूब मर्दों की तरह लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने सुना है? हिंदुस्तान के अंदर, मैं बीच बीच में मेरा इच्छा जाग जाती है कभी कभी मैं कहीं से कहीं पहुंच जाता हूँ, लेकिन पहुंचने की जरूरत यह है क्योंकि अब क्लास चल रही है तो मुंह पे आ गई तो बता दें, याद रखोगे तो काम दे जाएगी कहीं ना कहीं आपको, है ना। जब महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी ना, तो वो मर्दों की तरह लड़ी थी, समझ रहे हो, और उसने उन्हें कह दिया था कि मैं अपना किला नहीं दूंगी अंग्रेजों को। हुआ ये था कि वो रानी किला कभी नहीं हारती अंग्रेजों से, समझने की बात है, कभी मॉडर्न इंडिया में आएगा तो बता देंगे, है ना। रानी किला नहीं हारती अंग्रेजों से। लेकिन हुआ क्या कि जो रानी का देवर था, कहते ना घर का वेदी लंका ढाए, जो रानी का देवर था जिसका नाम था सदाशिव राव, उसने अंग्रेजों से कहा कि एक काम करना, ये किला मुझे दे जाना और जो संपत्ति वो लूट के ले जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम इस किले पे 1 साल छोड़ो 10 साल भी अगर अटैक करोगे तो ये किला फतेह नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले इस किले की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि अगर तोप का गोला मारोगे तो केवल ईंट चटकेगी, फट के नीचे भी नहीं गिरेगी, याद रखना, और तुम 10 साल तक इस किले को फतेह नहीं कर पाओगे। बोले अंग्रेज बोले भैया तू बता कैसा होगा। बोले शर्त यह है कि मुझे तुम्हें ये साम्राज्य दे के जाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज को तो यहाँ रुकना नहीं था। अंग्रेज बोले कि ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है, लेकिन शर्त ये है कि तू हमें बता किला फतेह कैसा होगा। बोले अब जब संधि कर ली उसने सदाशिव राव ने अंग्रेजों के साथ में, तो उसने बताया कि एक काम करो कि ये वाली जो दीवार है ना, इस पे गोला मारो, ये सबसे कमजोर दीवार है, जब ये किला बना था तो मैं यही था, ये वाली जो है सबसे कमजोर है, और जैसे ये टूटा किले के अंदर बढ़ जाए। अंग्रेजों ने सेम वही किया कि किले की दीवार पे गोला मारा और वो तोड़ दी, जैसी दीवार टूटी तो अंग्रेजी फौजें अंदर बढ़ गई किले में। रानी को पता लगा और फिर उसके बाद में रानी ने युद्ध लड़ा, अन्यथा रानी कई दिनों से युद्ध लड़ रही थी, लेकिन अंग्रेज उसको फतेह नहीं कर पा रहे थे किले को। समझ में आई? हुआ क्या कि अंततः वो रानी मर्दों की तरह लड़ी। और याद रखना, भारतीय इतिहास के पन्ने छोड़ दीजिए आप, हिंदुस्तानी दुनिया के पन्ने देखिएगा। अंग्रेजों ने जब अपने इतिहास में लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर हमने युद्ध लड़ा, तो उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हमें केवल एक मर्द नजर आया। आज भी हिंदुस्तान की किताबें उनके अंदर उनके पास हैं, आप लंदन के म्यूजियम में देख लीजिए, इंग्लैंड के म्यूजियम में देख लीजिएगा, ठीक है, उनकी किताबों में साफ साफ लिखा हिंदुस्तान में केवल एक मर्द नजर आया। 350 साल के इतिहास में केवल हमने एक मर्द देखा, और वो था महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। उन्होंने एक औरत को मर्द की संज्ञा दी है अंग्रेजों ने, उसके बहादुरी को देख करके, समझ रहे हो। और यहां तो भाई भाई का गला काटने तैयार है, आप समझिए बात को। लेकिन सदाशिव राव, जब रानी अंततः हार गई, शाम लड़ते लड़ते खून बह गया, उसकी 2 तीर छाती में लग गया, एक यहां लग गया, एक टांग कट गई, खून बहता गया। खून जब बहता रहेगा आदमी का तो कमजोर पड़ेगा शरीर। अंततः शाम हो चुकी थी लड़ते लड़ते, याद रखना मेरी बात को, मैं टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता के चल रहा हूं। लेकिन हार गए अंततः। जब हारी तो भारतीय इतिहास के पन्नों में ये दर्ज आती है कि उसके बाद जब अंग्रेजों का आधिपत्य उस पर हो गया, तो सदाशिव राव ने कही भाई हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम हमारा काम भी पूरा कर दो। अंग्रेजों ने कहा बुलाओ सदाशिव राव को। सदाशिव राव आए, बोले लाओ भाई हमें 100 को सत्ता। बोले 100 तो नहीं, इसे गिरफ्तार कर। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या काम किया, सदाशिव राव को गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा भाई ये क्यों? बोले जब तू अपनों का ना हुआ तो हमारा क्या होगा। समझ रहे हो बात? जब तू अपनों का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, गिरफ्तार करो। और उसी की बदौलत रही कि उसको फांसी दी गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बाबर के जीवन परिचय से इसको जोड़ करके कहीं ना कहीं चलेंगे, आप देखना, लालच में कभी अपनी सत्ता को मत जाना, है ना। तो अब होता क्या है कि बाबर ने यहां पर जो है युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिया। अब दौलत खान लोधी को लगा कि यार हम जो है इसके खिलाफ जो है बाबर के, मतलब बाबर को जो है इब्राहिम लोधी के खिलाफ भड़का दें। उसमें आलम खां भी था, ठीक है, और याद रखना कि उसमें कई सारे शासक जो थे मिल गए आपस में। हुआ ये कि दौलत खान लोधी का एक बेटा था जिसका नाम था दिलावर खान। दौलत खान लोधी ने क्या काम किया, वो स्वयं तो नहीं गया, और उसने एक तो दिलावर खां और दूसरा आलम खां, जो कि ये इब्राहिम लोधी का ही चाचा था, याद रखना मैं बता रहा हूं आपको,
और एक व्यक्ति था जिसका नाम था राणा सांगा। ये सुनना, ये राजपूत शासक था। कौन था ये? और ये दोनों के दोनों जो थे ये मुस्लिम थे। ये राजपूत शासक था। हुआ ये कि दिलावर खां और आलम खां, दिलावर खां आलम खां के साथ में जो है बाबर को भारत पर निमंत्रण करना, अर्थात इब्राहिम लोदी के खिलाफ निमंत्रण के लिए गया कि आप अटैक किए। तो बाबर को लगा कि यार ये हल्के आदमी है, ठीक है, और हम इनकी बात नहीं मानेंगे, कि ऐसा ना हो कि यार ये मरवा दें हमको बाद में, अंदर उससे युद्ध करा दें, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था। तो बाबर को भी उसकी ताकत का बड़ा अंदाजा था कि यार उसके अंदर ताकत तो है, युद्ध तो होगा। समझ रहे हो? तो हुआ क्या कि इन दोनों पर जब ट्रस्ट नहीं हुआ तो उसने कहा कि यार अब एक बात बताएं, मुसलमान एकदम हिंदू पे ट्रस्ट कर लेता है और हिंदू जो है एकदम मुसलमान पे ट्रस्ट कर लेता है, अपनी कम्युनिटी के अंदर जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाता है ना। और ऐसा होता भी है कि अक्सर जो है एक दूसरे की अदर कम्युनिटी हो तो लोग ज्यादातर सच्चे ही उतरते हैं, बेईमान तो कहीं भी बेईमानी करके भाग जाता है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है जब दिलावर खां और आलम खां दोनों गए तो उसने बात नहीं मानी, उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा अटैक नहीं करूंगा। तो तब राणा सांगा ने यह आश्वासन दिया उसको, किसको? बाबर को। बाबर को यह आश्वासन दिया कि हम युद्ध में आपकी सैनिक सहायता से लेकर के आर्थिक सहायता तक आप करेंगे, आप युद्ध कीजिए। उसकी बात पे जो है हुआ क्या कि उसको जो है ट्रस्ट हो गया, किसको? बाबर को, कि यार राणा सांगा जो है मेरा युद्ध में साथ देगा। और उस समय राजपूत, उसको डर था कि अगर मैं समझ इनके खिलाफ आऊं तो हो सकता है राजपूत भी आ जाए। तो अब क्या हुआ, उसको विश्वास ये हो गया कि राजपूत मेरे साथ हैं। अब जो बाबर की थोड़ी ताकत कम पड़ रही थी उसकी ताकत डबल हो गई, क्योंकि आलम खां लोधी उसके साथ हो गया, दिलावर खां भी उसके साथ हो गया, और राणा सांगा ने उसको जो है आर्थिक और जो है सैनिक दोनों शक्तियां, दोनों सहायता देने के लिए जो है हामी, उसने अच्छे से जो है बिल्कुल बोला कि ठीक है आप हिंदुस्तान पर अटैक करिएगा, ठीक है, अर्थात इब्राहिम लोदी के खिलाफ अटैक करें, हम आपका साथ इसमें देंगे। जब ये बात बाबर को कंफर्म हो गई तो उस समय में आपको बता दें कि दोनों के बीच में अब यहां से एक युद्ध चलता है, मैं आपको यहां पर लेके चलूंगा। एक युद्ध चलता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो युद्ध था वो पानीपत का युद्ध था। किसका युद्ध था? आप सब आप पढ़ेंगे यहां पर, आप पानीपत का युद्ध, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप सबसे पहले पढ़ना है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो था वो 21 अप्रैल कितने को हुआ था आपको मालूम होगा? कब था पानीपत का प्रथम युद्ध? ये पढ़ना, पानीपत का प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526। और ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किनके मध्य हुआ? तो एक तरफ जो था वो बाबर था और दूसरी तरफ जो था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। मेरे प्यारे बच्चों इस युद्ध को बड़े ही विस्तार तरीके से आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता देता हूं, मैं छोटा छोटा करके बताऊंगा। टाइम कितना हुआ है? 10 मिनट बाकी रह गए और बाबर अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आया, और मैं बोलते बोलते चुप नहीं रहा हूं। फिर पढ़ाया क्या है? क्या पढ़ाया मैंने? कुछ पल्ले नहीं पढ़ा आपको? पढ़ा, पल्ले पढ़ा। चलिए कोई बात नहीं है, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। 5 मिनट में तुम्हारा भला हो जाएगा तो तुम सेटिस्फाई हो रहे हो, ठीक है। ये युद्ध पढ़ा देता हूँ पूरा, है ना। बाकी जो चंदेरी वगैरह के युद्ध हैं और बाबर की जो डेथ है वो कल मार देंगे, बाबर को कल मार देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, एक दिन जिंदा रहने दो, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये डेट जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये डेट एक नहीं 1000 क्वेश्चन, 1000 एग्जामों में आई होगी ये डेट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध? पानीपत कहां है? हरियाणा में, है ना, पक्का ना? पानीपत हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा की धरती हमेशा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो लड़ाकों से रही है, हमेशा लड़ती रही है, ठीक है। अब ये युद्ध पढ़ना, पूरा युद्ध पढ़ना, आप ज्यादा बड़ी इसमें कोई मशक्कत नहीं है, बहुत आराम से। मेरे प्यारे बच्चों इसमें भारत में जो बाबर था वो तो रहा इसमें विजयी। क्या रहा भारत के, क्या हुआ इसमें? विजय। और जो इब्राहिम लोदी था वो क्या हुआ इसमें? पराजित। क्या हुआ वो आपका? पराजित कहते हैं जो हार जाता है, जो हारा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? पराजित कहते हैं, ठीक है।
हुआ क्या कि बाबर जो था इस युद्ध में जब लड़ने के लिए यमुना के किनारे किनारे आया तो इब्राहिम लोदी को लगा कि यार हम दिल्ली सल्तनत के राजा ले हम भी जाएंगे, लेकिन इंतजार इब्राहिम लोदी को बाबर का यह था कि बाबर अटैक करे, हम पहले अटैक नहीं करेंगे, बाबर अटैक करे। ठीक है, अब हुआ क्या, बाबर को यह था कि यार वो अटैक करे, लेकिन दोनों भिड़ते चले जा रहे थे, उसकी सैनिक जो थे वहां पे मौजूद थे। अब दोनों के जो है पानीपत के मैदान में जो है दोनों की सेना जो है यमुना के किनारे आकर के एक जगह हो गई, और 21 अप्रैल 20 अप्रैल को आ गए, और 21 अप्रैल को जो है, पहले ऐसा होता था, मैं आपको बताऊं पहले होता कैसे था कि राजा जो होते थे वो आगे चलता था। राजा क्या होता था, आगे चलता था, अगर राजा भाग गया तो पूरी सेना गायब होती थी। राजा पर सुरक्षा, उसकी जो कस्टडी होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, मतलब उस पर बैठ के बड़े छत्र वत्र पहन के राजा नेतृत्व करता था, और वो राजा किसको करता था, वो करता था सेनापति को, और सेनापति जो था वो सेना को कमांड करता था, समझ रहे हो। और अगर या तो सेनापति मारा जाए या फिर राजा मारा जाए, दोनों में से एक मारते, क्योंकि राजा मारा गया तो सेनापति भाग गया। और से बहुत जगह ऐसे इतिहास में युद्ध है कि सेनापति उसमें युद्ध लड़ा है और बाद में वो जीता भी है, राजा मर गया है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस समय जो है, अब ऐसा अब तो नहीं होता है ना ऐसा, अब तो अंदर बैठे बैठे ऑफिस में से करते हैं युद्ध लड़ लो अगर देख लो और यार तो ठीक है, ऐसा होता अब तो ऑफिस में से अनवय लिखित आदेश दे दिया मैंने, बंद कर दो अभी से। ठीक है, और चल जाओगा बिल्कुल नहीं जाएगा, बस उस पर एलईडी पे ही देखता रहेगा पूरे दिन, ये खबर आ रही है ये चल रहा, अब नहीं जाएगा कहीं भी। ठीक है, और बाहर निकलेगा तो जेट प्लस सुरक्षा। ठीक है, बात मेरी गलत हो तो बताओ। तो अब तो अंदर से ही वही कुछ भी पता ही नहीं चल रहा, ट्रंप बकाबकी कर रहा, पता नहीं क्या, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ भी बौखला गया एकदम। तो कहने का मतलब मेरी तात्पर्य ये है, पहले जो होते थे वो संचालन इस तरीके के होते थे, तो इब्राहिम लोदी उधर से कंडक्ट करा अपनी सेना को और इधर से बाबर, जब दोनों गए तो बाबर लेकर के गया 25,000 सैनिक। कितने बेटा, बाबर के पास जो थे वो 25,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, अर्थात पानीपत के युद्ध में 12 जो थे ये पैदल सैनिक थे। मैं आपको बताऊं क्या थे, पैदल सैनिक थे, याद रखना। ठीक है, याद रखना 25,000 सैनिक थे जिनको हम कहेंगे पैदल, पैदल सैनिक। पैदल सैनिक कौन से होते हैं, जैसे हमारे यहां बंदूक लेकर लड़ते हैं, ये पैदल सैनिक होते हैं ना। अर्थात 12,000 जो थे वो उसके पास कौन से थे, बाबर के पास 12,000, कितने हजार, 12,000 थे घुड़सवार। कौन थे, घुड़सवार। और घुड़सवार वो होते थे जो घोड़ों पर लड़ते थे। कौन होते थे घुड़सवार, जो घोड़ों पर लड़ते थे। और इन्हीं के अंदर जो थे घोड़ों पर लड़ने वाले क्या थे, वो तीरंदाज। तीरंदाज घोड़े पर लड़ते लड़ते तीर मार दिया, छोड़ दिया, है ना। तो ये तीरंदाज भी थे। उसके बाद में इसके पास 24 ओनली कितनी थी, 24 तोपें थी। पहली बार बाबर ने हिंदुस्तान में किसी युद्ध में प्रॉपर जो था, आपको मैं बता दूं, इसी युद्ध के अंदर पहली बार बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था, बारूद का इस्तेमाल किया था। या तो तोप का इस्तेमाल आ जाए या बारूद का। सबसे पहले किस युद्ध में जो इस्तेमाल किया गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, अर्थात भाग्य हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं यार। चलिए छोड़िए, है ना, इधर ध्यान दीजिए। देखो भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, अभी समझिए। ठीक है, इब्राहिम लोदी आए। इब्राहिम लोदी के पास में क्या हुआ, इसके पास में 1,00,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 1,00,000 सैनिक थे, जिनके अंदर मैं आपको बता देता हूं 300 हाथी थे। क्या थे आपको बता दें, 300 हाथी। 300 हाथी, 1,00,000 सेना इब्राहिम लोदी के पास थी। ठीक है, 1,00,000 और कहा 25,000 और ये 32,000, है ना। और तो अब जीतेगा कैसे ये समझ लेना। हुआ ये कि बाबर ने जब इस युद्ध के अंदर अपनी पद्धति, अपना जो चालाकी, क्योंकि बाबर बड़ा चालाक था, आपको बताएं, बाबर जो है अब टेक्निक से युद्ध लड़ रहा था, है ना। तो टेक्निक से जब उसने युद्ध लड़ना स्टार्टिंग किया तो उसने क्या काम करा, उस्ताद अली और एक मुस्तफा, ये बाबर की जीत के दो बड़े कारण थे। एक तो था उस्ताद अली,
और एक था उस्ताद, ठीक है, उस्ताद मुस्तफा। कौन था? मुस्तफा। याद रखना, जो उस्ताद अली था ये था तोपची, क्या कहेंगे इसको? तोपची। और ये था बंदूकची। कौन था ये? बंदूकची। ठीक है, तो बंदूकी मतलब इसके पास बंदूकें चलाने का संचालन था और इसके पास तोप चलाने का। इसने क्या काम किया, एक रूमी विधि होता है, रूमी क्या होती है? विधि होता है, समझ रहे? एक रूमी विधि, इसका नाम दिया गया है भारतीय, अर्थात एक नाम और आ सकता है इसका, उस्मानी विधि। क्या आ सकता है? उस्मानी विधि। या तो रूमी विधि आएगा या उस्मानी विधि आएगा। ये विधि क्या होती थी ये समझ लेना। आप रूमी रूमी समझ में नहीं आएगा, रूमी तो लड़कियों का नाम भी होता है ना? तो ये समझ लेगा। पीछे वाले बच्चे समझ पा रहे हैं? चलो, तुम तो बड़े नशे में कह रही हो यस सर, है? ठीक है, अब ध्यान देंगे ये रूमी विधि क्या होती थी। रूमी विधि होती थी कि तोप को जो था, दो गाड़ियां, गाड़ी जानते हैं आप, जैसे बैलगाड़ी टाइप का होता है, तो दो पहिए गाड़ियां टाइप से अभी भी जैसे तोप बनी होती है ना, तो दो पहियों के बीच में तोप को फंसा करके, ठीक है, उसका संचालन करना। जैसे अब मान लो ये कैमरा है, बहुत करीब आ गया कैमरे के, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों तरफ पहिए अर्थात दो गाड़ियों के बीच में तोप को फंसा दिया, तो वो क्या कहलाई बेटा? रूमी विधि। समझ रहे हैं आप मेरी बात ना? वो रूमी विधि कहलाई। तो ये विधि का जो था, इसका जो तोपची था उस्ताद अली, इसने ये विधि को अपनाया। हुआ क्या कि बाबर ने इसमें जो था, आपको बताएं, एक होती है गोरिल्ला पद्धति, युद्ध लड़ने की होती है गोरिल्ला पद्धति। गोरिल्ला पद्धति में युद्ध लड़ा जाता है, एनसीसी वालों को पता है क्योंकि वो गोरिल्ला पद्धति सीख के आए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इसके अंदर जो था गोरिल्ला पद्धति से तुगलुमा, एक होती है आपका तुगलुमा पद्धति, ये क्या होता है? तुगलुमा पद्धति, ठीक है। तो यहां पर बाबर ने क्या काम किया कि एक तुगलुमा पद्धति के माध्यम से उस्ताद अली को, तोपची को, अपनी तोपों को रूमी विधि के द्वारा सजाने का निर्देश दे दिया। अब निर्देश में क्या हुआ कि बाबर ने पहले गड्ढे खोदे, गड्ढों में जो है तोपें आगे फंसा दी, उसके बाद में उसने बाड़े लगाए, समझ रहे? अब ये लोग तो क्या थे, सब भाले डंडे बंशी घोड़ों पे आना जाना इस तरीके से लड़ाई करने वाले थे। लेकिन बाबर जो था इस युद्ध में जो हो गया, स्टेबल हो गया। समझ रहे बात को? तो हुआ क्या कि इस युद्ध में जो है बाबर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में जो है उतर गया और उसने अपने तोपची को संचालन कर दिया और बंदूकची को कि क्या है, युद्ध जो है शुरू किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ कि दोनों की सेनाएं जो है वो आपस में आगे आई और भिड़ी, और जब भिड़ी तो हुआ ये कि इब्राहिम लोदी का संचालन कर रहा था, इधर बाबर संचालन कर रहा था। दोनों की सेना जैसे आई तो इब्राहिम लोदी इस युद्ध में जो था वो बुरी तरीके से क्या हो गया, पराजित हो गया, क्योंकि उसका हारना निश्चित था। उसकी सेना नहीं टिक पाई, क्योंकि या तो बंदूक और तोपें चल रही और वो भाले लेकर डंडे लेके आ रहे, तो भाई वो कैसे टिक पाते उनके सामने। इस युद्ध के अंदर जो हुआ वो सबसे बड़ा आपका जो है दृष्टिकोण होगा, जब इब्राहिम लोदी, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजा युद्ध स्थल के अंदर मारा गया। ये बात याद रख लेना, इससे पहले भारतीय इतिहास के अंदर ऐसा कोई शासक नहीं है जो कि युद्ध स्थल के अंदर मारा गया हो। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत अर्थात दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, अर्थात लोदी वंश का अंतिम शासक, समझ रहे हो? दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक और लोदी वंश का भी अंतिम शासक। हुआ क्या कि पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा इस युद्ध में हार गया तथा इसकी युद्ध के अंदर ही रण क्षेत्र में इसकी मृत्यु हो गई और ये इसी के अंदर जो है क्या हो गया, मारा गया। जब ये मारा गया तो उस समय जो है दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया? बाबर का। बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया और मैं ये बता चुका हूं कि जिस राजा का दिल्ली पर अधिकार हो गया, समझ लीजिए संपूर्ण हिंदुस्तान पे उसका अधिकार हो गया। जैसे ही उसका अधिकार हुआ तो बाबर ने क्या काम किया कि इसकी माता को गिरफ्तार कर लिया, इसके संपूर्ण परिवार को जो है क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, मतलब, ठीक है, और उनको संरक्षण प्रदान कर दिया। क्या कर दिया कि आप आराम से जी सकते हो, उनको अपने अकॉर्डिंग रखा। लेकिन जो है अब हुआ क्या, दिल्ली, बाबर दिल्ली पर टिक नहीं पाता था। उसने क्या काम किया कि दिल्ली जो थी जब बाबर के अधीन आई तो उसने एक दोस्त था, ठीक है, बाबर का एक दोस्त था और इस दोस्त का नाम था दोस्त बेग। क्या नाम था? दोस्त बेग, है ना? ये दोस्त बेग जो था, सबसे पहले जब बाबर ने दिल्ली जीती
तो इस दोस्त बेग को दिल्ली की सत्ता दे दी, उसने उसको नहीं दी। क्यों नहीं दी? अब मैं आपको बताया था अभी कि जब इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा ने यह आश्वासन दिया था, किसको दिया था मालूम है? बाबर को, कि आप युद्ध करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन हुआ यह कि राणा सांगा ने इस युद्ध में ना तो उसने कोई सैनिक भेजा और ना उसने जो है युद्ध लड़ने के लिए किसी भी तरीके की कोई आर्थिक सहायता दी किसी प्रकार से। मतलब क्या है कि वो इस युद्ध में बाबर के साथ चालाकी कर गया, अर्थात बाबर को यहां पर इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में बाबर के साथ धोखा हो गया। क्या हो गया? धोखा। और बाबर जो था वो इस चीज को दिल में माइंड करके बैठ गया कि मेरे साथ अगर इस तरीके का अन्याय हुआ है तो छोड़ूंगा अब मैं। ये बात जो थी वो बाबर को जो है खली, किसको? ठीक है, बाबर को खली नहीं। हुआ ये कि उसके बाद में दोस्त बेग को दिल्ली देकर के बाबर, और उसने अपना पहली प्राथमिकता चुना आगरा को, और बाबर यहां से दिल्ली से के दोस्त बेग को और कहां चला गया? आगरा चला गया। बोले अब हमको आगरा जाने दो, क्योंकि आगरा यमुना के किनारे था, बड़ा बेहतरीन जगह थी, मैं आपको बता देता हूं। और वो वहां जाके चला गया। तो इस युद्ध का जब विवरण स्थल लिखा जाता है तो कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर जो था लगभग 20,000 सैनिक। कितने हजार सैनिक? इस युद्ध के अंदर 20,000 सैनिकों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, वो मारे गए थे। और 35,000 जो थे, याद रखना, वो इसके अंदर क्या हो गए थे? घायल हो गए। ठीक है, इस युद्ध के अंदर 35,000 जो थे वो लोग घायल हुए, और लगभग 20,000 सैनिक जो थे इसमें दोनों के मिलाकर के वो मारे गए। और भारत पर, अर्थात कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और मुगल राजवंश की सत्ता यहां पर स्थापना हो गई। बाकी हम लोग यहाँ पे कल आपसे बात करेंगे इसी समय में। ठीक है, ओके।